गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग लेखपाल परीक्षा के लिए हिंदी के 25 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से 1 से 2 बार देखिए तो 25 क्वेश्चन हिंदी के तैयार हो जाएंगे और इन क्वेश्चनों से संबंधित जो अन्य क्वेश्चन हैं, जो अन्य बातें हैं, उसको भी बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग हिंदी के 25 प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका पहला प्रश्न है ये है समास से, और इसमें ऋण मुक्त में कौन सा समास है यही पूछा जा रहा है। ऋण मुक्त में कौन सा समास है यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपका दिया है करण तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास। तो देखिए आप लोग, इसमें तो सबसे पहले हम बता दें जो समास है वह आपका है आपादान तत्पुरुष। ये विकल्प भी सही है, आपादान तत्पुरुष है। तो यहाँ पर ऋण मुक्त का मतलब है ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त। यहाँ पर जो विभक्ति चिन्ह से है ये अलगाव का भाव बताती है, यानी अलगाव का भाव बताती है, अलग होने का भाव बताती है। तो जिसमें से विभक्ति होती है, जिस शब्द में से विभक्ति होती है अलग होने के संदर्भ में, तो वहाँ पर आपका ये अपादान तत्पुरुष समास होता है। अगर इसी तरह से पूछ ले धन से ही, मतलब धनहीन में कौन सा समास है, तो भी अपादान तत्पुरुष समास होगा। पथ भ्रष्ट में पूछ ले तो थोड़ा सा आप इसका अर्थ लगाएंगे, पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। तो यहाँ पर से विभक्ति चिन्ह आएगा जो अलग होने के भाव में है। तो इस तरह से पथ भ्रष्ट में भी आपका अपादान तत्पुरुष समास होगा। अब आगे जो क्वेश्चन है, भला मानस में कौन सा समास है, भला मानस में कौन सा समास है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास और बहुव्रीहि समास। तो हम बता दें इसमें जो है भला मानस में जो समास है वह है आपका कर्मधारय समास, कर्मधारय समास है। भला मानस में कर्मधारय समास है। इसका विग्रह करने पर ये पता चलता है भला मतलब अच्छा, मानस का मतलब मनुष्य, मतलब जो मनुष्य अच्छा है, जो मनुष्य अच्छा है, या भला है जो मानस। तो इसमें कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास का जो उत्तर पद होता है, उत्तर पद का मतलब बाद का पद, जैसे भला मानस, तो यहाँ मानस जो है उत्तर पद है। कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पद, दोनों पद मतलब पूर्व पद और उत्तर पद दोनों के मध्य विशेषण विशेष से होता है अथवा उपमेय उपमान का संबंध पाया जाता है। तो भला मानस में आपका विशेषण विशेष संबंध है, इसलिए यह आपका कर्मधारय समास का शब्द है। आगे फिर प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, केहर शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। केहर शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम सही विकल्प को देखते हैं। केहर शब्द का जो समानार्थी शब्द है वह है आपका ये केसर्य, केसर्य। केहर शब्द का समानार्थी शब्द केसर्य। यहाँ केहर और केसरी दोनों ही सिंह की पर्यायवाची हैं, दोनों से समान अर्थ निकल रहा है। सिंह समानार्थी शब्द है। केहरी और केसरी दोनों सिंह के पर्यायवाची हैं।
जबकि यहाँ पर देखिए जो आपका मतंग विकल्प है, मतंग मीन्स होता है हाथी, और कप मीन्स होता है, कप जो है बंदर का पर्यायवाची है, और हरिण जो है हिरण का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द है। तो केहर का समानार्थी शब्द यहाँ पर केसरी होगा। अब चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा जो प्रश्न है हमारा, जो चौथा प्रश्न है वह है आपका कमल का पर्याय नहीं है। मतलब इसमें जो 3 शब्द हैं जिनसे हमको कमल के पर्यायवाची की जानकारी मिलती है, एक ही शब्द ऐसा है जो कमल के पर्यायवाची को नहीं बताता है। तो यहाँ पर देखिए पंकज कमल का पर्यायवाची है, राजीव भी है कमल का पर्यायवाची, और पध भी है, ये जो है आपका कमल का पर्यायवाची। तो कमल का पर्यायवाची पंकज होता है, राजीव होता है, पदम होता है, नीरज होता है, अंबुज होता है, वारिज होता है, जलज होता है, कंज होता है, इंदिवर होता है, अरविंद होता है, उत्पल होता है, सरोज होता है। तो इसमें थोड़ा सा ट्रिक हम ये लगाते हैं, जिन शब्दों के लास्ट में ज़्यादातर देखिए यहाँ जो हम बोले हैं, ज़्यादातर शब्दों के अंत में जय वर्ण आता है, जय वर्ण। तो जिसके अंत में जय वर्ण होता है वो कमल का पर्यायवाची होता है, जिसके अंत में द होता है वह बादल का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर कमल का पर्यायवाची पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो आपका जलद, जलद जो है ये बादल का पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो बादल के अन्य पर्यायवाची को देख लेते हैं। बादल का जो पर्यायवाची होता है वह मेघ भी होता है, अभ्र भी होता है, जिमूत, जिमूत भी होता है, धर भी बादल का पर्यायवाची होता है, शारंग भी बादल का पर्यायवाची होता है, जलधर भी बादल का पर्यायवाची होता है, पयोधि भी बादल का पर्यायवाची होता है, परजन्य भी बादल का पर्यायवाची होता है। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है आपका, तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ ट्रिक कर दें कि जो हम बताए हैं कमल का पर्यायवाची नहीं है, हमारा जलद नहीं है। 5वां, आविर्भाव शब्द का विलोमार्थी क्या है? आविर्भाव शब्द का विलोमार्थी क्या है, मतलब आविर्भाव का विलोम क्या है? ऑप्शन है प्रादुर्भाव, प्रकट, तिरोभाव, उद्भव। तो यहाँ पर जो विलोम शब्द है सीधे सीधे हम लोग रट लेते हैं। आविर्भाव का जो विलोम शब्द है वह तिरोभाव है। ये विकल्प सी सही है, तिरोभाव। आविर्भाव का विलोम शब्द तिरोभाव है। और प्रकट का विलोम देखते हैं, जो प्रकट शब्द है इसका विलोम है अप्रकट, या इसको गुप्त भी आप कह सकते हैं। उद्भव, उद्भव मीन्स उगना होता है, उगना होता है या उदय होता है, तो इसका विलोम जो होता है अवसान होता है। उद्भव का विलोम अवसान होता है। तो यहाँ पर आविर्भाव का विलोम तिरोभाव है। अब 6वें प्रश्न को हम लोग देखते हैं। जो 6वां प्रश्न है वह है आपका, दिए गए विकल्पों से कृपण का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। कृपण का विलोम क्या है यही हमको बताना है। कृपण का विलोम क्या है ये बताना है। तो कृपण का विलोम बताना है, न कि कृपण का पर्यायवाची बताना है। तो यहाँ पर कृपण मतलब होता है कंजूस। कृपण मीन्स कंजूस, जो मांगने पर हमें कुछ देने, और जो मांगने पर दे देता है वो उदार भाव होता है। इसलिए यहाँ पर जो कृपण का विलोम होगा वह होगा ये गलत है भाई, ये जो है
कृपण का विलोम जो होगा उदार, बी वाला ऑप्शन होगा। अब आगे देखते हैं सातवां जो क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन ये सातवां जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है मतलब 3 शब्द इसमें तद्भव है और एक शब्द तत्सम है, उसी का पहचान करना है। तो देखिए यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। पहला विकल्प हमारा जो है तस्कर है, तस्कर है पहला विकल्प। दूसरा विकल्प पत्ता है। तीसरा विकल्प जो सी वाला है वह हाथ है और लास्ट जो डी विकल्प है वह अंधेरा है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हमारा है तस्कर तत्सम शब्द है, बाकी सब तत्भव शब्द है, तत्भव शब्द है। पत्ता, हाथ, अंधेरा तत्भव शब्द है। आगे यहाँ पर देखिए जो 9वां क्वेश्चन है वह पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? मतलब यहाँ पर एक ही शब्द तत्सम है और 3 जो है तद्भव है। बहु, जोग, स्वसुर, ब्याह। ब्याह यहाँ पर जो विकल्प सही है हमारा वह है स्वसुर, स्वसुर सी वाला विकल्प सही है। ये तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है। स्वसुर संस्कृत का शब्द है जिसका तद्भव होता है ससुर। स्वसुर संस्कृत का शब्द है लेकिन लोग इसको थोड़ा सा रूप बदल करके बोल देते हैं ससुर, जबकि यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है स्वसुर। आगे 9वां जो क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन इसको आप लोग देखिए। 9वां जो क्वेश्चन है ये है तथैव। तथैव का सही संधि विच्छेद है। तथैव का सही संधि विच्छेद है। तो इसका जो सही संधि विच्छेद है हमारा पहला विकल्प ए सही है, तथा धन एव। तथा धन एव इसमें वृद्धि स्वर संधि है, इसमें वृद्धि स्वर संधि है। तो यहाँ पर तथा में आ रहा है, आ रहा, तथा में आ रहा, आ के बाद ए आया है, तो आ के बाद ए आए तो दोनों मिल करके ऐ हो जाता है। या ऐसे भी जाने जहाँ पर ये डबल मात्रा हो वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। तो यहाँ संधि तो पूछा नहीं है, संधि विच्छेद पूछा है, तो तथा धन एव होगा। आगे जो 10वां क्वेश्चन है इसको देखते हैं। निम्नलिखित संधि विच्छेद की संधि क्या होगी? निम्नलिखित संधि विच्छेद की संधि क्या होगी? तो इसमें हमको संधि करके बता देना, संधि करना है। जल धन ओध, जल धन ओध, जल धन ओध का अब देखिए जल आ रहा है, अ के बाद ओ आए तो दोनों मिल करके आ हो जाता है, दोनों मिल करके आ हो जाएगा। तो यहाँ पर डबल मात्रा होना चाहिए, शब्द में डबल मात्रा हो जाएगा। तो ये 10वां विकल्प आपका डी वाला सही हो जाएगा। ये होगा आपका जलौध, जलौध हो जाएगा, यानी इसमें भी वृद्धि संधि है। अब आगे हम देखते हैं, आगे देखते हैं 11वें प्रश्न में। सही विकल्प का चयन करें और जो वाक्यों के लिए एक शब्द है, मतलब एक बड़े से वाक्य के लिए हमें छोटा वाक्य पहचानना है। आदि से अंत तक, आदि से अंत तक, आदि से अंत तक में, आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा? अनादि होगा, आद्योपांत होगा, कि समकालीन होगा, कि समीचीन होगा। तो इसमें सही है आपका आदि से अंत के लिए अधोपांत, 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 ये बी विकल्प सही है, बी विकल्प सही है। यहाँ पर 12वां जो क्वेश्चन है
ये आपका जो 12वां क्वेश्चन है ये जो 12वां क्वेश्चन है, देवताओं का उपवन, देवताओं का जो उपवन होता है, देवताओं का जो बगीचा होता है, उसके लिए एक शब्द क्या है? तो देवताओं का जो उपवन होता है उसको हम लोग नंदन कानन कहते हैं, नंदन कानन कहते हैं, नंदन कानन। देवताओं का उपवन, देवताओं का जो बगीचा होता है उसके लिए एक शब्द होता है नंदन कानन। जबकि अशोक वाटिका तो रावण का बगीचा था, ये रावण राक्षस था, लेकिन यहाँ देवताओं का बगीचा पूछा है, देवताओं का उपवन पूछा है, तो उसको हम नंदन कानन कहते हैं। यहाँ पर जो सही विकल्प है वह ए वाला सही है। फिर 13वां क्वेश्चन है, यहाँ एक लोकोक्ति दे रहा है, इसका अर्थ हमें बताना है। आँख का अंधा गांठ का पूरा, आँख का अंधा गांठ का पूरा। तो पहला विकल्प है अंधा परंतु विवेकशील होना, दूसरा बी है मूर्ख धनी, और तीसरा अंधे के पास धन होना, और चौथा आँखों का रोग। ये डी वाला विकल्प जो दे रहा है ये आँखों का रोग दे रहा। तो यहाँ पर देखिए आप लोग लोकोक्ति, जब लोकोक्ति का अर्थ निकालते हैं तो ऐसे विकल्प को मत चुनिएगा जिसमें लोकोक्ति के शब्दों का प्रयोग हुआ है। यहाँ अंधा परंतु विवेकशील, तो अंधा शब्द इस लोकोक्ति में भी है, इसके अर्थ में भी है, इसलिए कभी सही नहीं हो सकता है। अंधे के पास धन होना, अंधा शब्द यहाँ पर भी आ रहा है, अंधा जो है लोकोक्ति में भी है, इसलिए सी वाला विकल्प सही नहीं है। अब आता है दो विकल्प है, बी और डी में से कोई सही है, तो सही विकल्प आपका है मूर्ख धनी, मूर्ख धनी। मूर्ख है परंतु धनी है, मूर्ख है परंतु धनी है। आँख का अंधा गांठ का पूरा, यहाँ गांठ का जो अर्थ लिया गया है वह धन से लिया गया है। अब हम लोग जो है ये 13 क्वेश्चन का सॉल्व देखें। अब फिर देखते हैं इधर से है, ये 14वां क्वेश्चन है। अंगूठी का नगीना मुहावरे का अर्थ है, तो ए वाला ऑप्शन है अंगूठी में नागिन होना, सुंदर, और बी वाला जो ऑप्शन है सुंदर और सजीला है, एक दूसरे से जुड़ना है, सी वाला ऑप्शन, और डी वाला ऑप्शन है बहुत कठोर। तो देखिए अंगूठी का नगीना भी जो होता है ये बहुत प्रिय भी इसका अर्थ लगाते हैं। तो यहाँ पर बहुत प्रिय तो है नहीं, सुंदर और सजीला होगा। अंगूठी का नगीना मतलब सुंदर और सजीला, ये आपका बी विकल्प सही है, बी विकल्प सही है। अब 15वां क्वेश्चन जो है ये शुद्ध वाक्य पहचानना है, शुद्ध वाक्य पहचानना है। जो वाक्य दे रहा है मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप पहचानना है। चारों विकल्पों में केवल एक ही शुद्ध है। तो पहला विकल्प है मैं आपका श्रद्धा करता हूँ, तो ये तो गलत है, मैं आपका श्रद्धा करता हूँ ये बिल्कुल गलत है। मैं आप पर श्रद्धा करता हूँ, यहाँ पर मैं आप पर श्रद्धा करता हूँ, करता दे दिया है। और सी वाला जो विकल्प मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, यही सही है, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, यही सही विकल्प है। अब आगे फिर जो है 16वां जो क्वेश्चन है, कह रहा इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है, इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। 3 अशुद्ध है, एक ही शुद्ध है। सीता ने यह कहा, सीता ने यह कहा, ये तो गलत है। तो यहाँ पर सही क्या है, ये सही जो है, नहीं यही तो सही लग रहा भाई, ये वाला ऑप्शन ही सही लग रहा। सीता ने यह कहा, यही सही है। सीता ने यह कही गलत है, सीता यह कही ये भी गलत, सीता यह कहा ये भी गलत है। सीता ने यह कहा
यही जो है सही विकल्प, यानी ये पहला वाला विकल्प सही है। 17वां देखिए, 17वां, निम्नलिखित में एक स्त्रीलिंग शब्द है, निम्नलिखित में एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसकी पहचान करना है। तो स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान हम लोग अच्छा और अच्छी लगा करके करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा शब्द स्त्री, डोर अच्छी है, डोर अच्छी है, ये तो भाई यही सही लग रहा है। रस्सा अच्छी कहेंगे तब तो गलत हो जाएगा, रस्सा अच्छा है। धागा अच्छा है, अच्छी कहेंगे तो धागा अच्छी है, गलत हो जाएगा। सूत अच्छा है, यहाँ पर डोर अच्छी है, यही स्त्रीलिंग शब्द है, यानी पहला विकल्प डोर सही है, पहला विकल्प डोर सही। कब शब्द का बहुवचन होगा, कब शब्द का बहुवचन होगा, जो हमारा कब शब्द है इसका बहुवचन बताना है। तो देखते हैं, क भी वैसे ही लिख दिया है तो ये तो पहले ही गलत है। कबियों, ये भी सही है, कबियों, कबियों, ये बी विकल्प हमारा जो है यही सही है। कबियों, कब का विकल्प कबियों होगा, कबियाँ नहीं होगा। कबियों यहाँ पर डी वाले में तो लिखा लेकिन बिंदी नहीं लगाया, तो यहाँ पर कबियों बी विकल्प सही है, कब का विकल्प कबियों होगा, शेष असंगत शब्द है। इसके बाद जो है हम लोग 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है। तो क्रिया का आधार सूचित करने वाला जो कारक होता है वह अधिकरण कारक होता है। क्रिया का आधार सूचित करने वाला जो कारक होता है वह अधिकरण कहलाता है। जबकि किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो उसे आपादान कारक कहते हैं। जिस शब्द से किसी के साथ संबंध का लगाव प्रतीत हो वह संबंध कारक है। जहाँ कोई वस्तु किसी से पूर्ण रूप से दान दी जाती है वहाँ संप्रदान कारक है, और केवल क्रिया को सूचित करने वाला कारक है वह अधिकरण कारक। तो यहाँ पर जो विकल्प सही होगा हमारा, क्रिया का आधार सूचित करने वाला जो कारक है वह अधिकरण कारक है, सी विकल्प सही है। अब जो ये क्वेश्चन है हमारा 20वां, जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसी की हमको पहचान करना है। तो जो 20वां 21वां प्रश्न है ये शुद्ध वर्तनी से है, जिसमें त्रुटि नहीं है उसी की पहचान करना है। तो यहाँ पर देखिए, छत्रो छाया लिखा है, छत्री छाया लिखा है, छतर छाया लिखा है, छत्र छाया, छत्र छाया, यही सही है। डी वाला ऑप्शन जो है हमारा ये 20वें का डी विकल्प सही है, छत्र छाया, छत्र छाया। और फिर इसी तरह से हमारा जो 21वां प्रश्न है लिखा है अहिल्या, के तो पहले ही गलत है, होता है अहल्या, अहल्या होता है, अहल्या होता है। फिर लिखा है जो बी वाला विकल्प है कौशल्या, कौशल्या, तो यहाँ पर छोटा से दे दिया है, होना चाहिए बड़ा से। कौशल्या में बड़ा से होता है, बाकी सब सही है। कौ उसके बाद बड़ा से, आधा ल या बड़ा से होना चाहिए। और यहाँ पर फिर त्रुटि नहीं है, किसमें त्रुटि नहीं है, ये 21 वाले में, जो 21 वाले में युधिष्ठिर, युधिष्ठिर सही लिखा है। और डी वाला जो अनुसूया है, तो अनुसूया नहीं होता है, अनुसूया नहीं होता, अनसूया होता है, अनसूया। न पर जो छोटा ऊ की मात्रा लगा दिया है ये गलत कर दिया है, इसलिए इन चारों में अहिल्या भी गलत है, कौशल्या भी गलत है, अनुसूया भी गलत है। तो सही कौन है,
ये सी वाला विकल्प सही है, युधिष्ठिर। अब आगे देखिए, पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है। पत्र शब्द का जो अर्थ है वह नहीं होता है, इसकी पहचान करना है। तो पत्ता दिया है, पंख दिया है, चिट्ठी दिया है, लेख दिया है, तो सही शब्द आपका जो है ये जो लेख है यही है। पत्र से लेख का अर्थ नहीं निकल रहा है, जबकि पत्ता भी, पंख भी, चिट्ठी भी, ये पत्र से 3 अर्थ निकल रहा है। पत्र से पत्ता भी होता है, पंख भी होता है, चिट्ठी भी होती है, लेख नहीं होता है। तो ये 22 क्वेश्चन हो गए। अब हमारा जो आगे प्रश्न है वह है गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। तो गद्यांश को पूरा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ करके जो है आंसर देना है। लेकिन आप लोग करेंगे क्या, सबसे पहले आप गद्यांश को नहीं पढ़ेंगे। गद्यांश को नहीं पढ़ेंगे, प्रश्न को पढ़ने के बाद प्रश्न पढ़ लेंगे, उसके बाद गद्यांश को पढ़ेंगे। तो विकल्प जो सही विकल्प है वो एक बार पता होने लगता है, फिर हम जब पढ़ेंगे तो सही विकल्प की पुष्टि हो जाएगी। तो 23वां जो क्वेश्चन है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको देखिए, इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, वीडियो रोक करके। हाँ, पोस्ट कर दीजिएगा, वीडियो रुक जाएगा और उसके बाद पढ़ करके विकल्प, हम सही विकल्प बता दे रहे हैं इसका। तो यहाँ पर कह रहा उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है। प्राचीन काल के पुस्तकालय, पुस्तकालय का इतिहास, पुस्तकों का संग्रहालय, पुस्तकालय और भारत। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है ये सही है, पुस्तकालय और भारत, पुस्तकालय और भारत। अब हम आगे देखते हैं, जो 24वां प्रश्न है, 24वां में है जो बड़ा सा गद्यांश दिया रहता है उसको छोटे में लिखना होता है, छोटे में है। तो यहाँ भी जो सही है वह बी वाला विकल्प सही है, बी वाला विकल्प, ये बी विकल्प सही है। 25वां जो प्रश्न है वह कह रहा साहित्य की उन्नति का सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन क्या है। साहित्य की उन्नति का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है, तो आपका सही विकल्प होगा, सही विकल्प होगा पुस्तकालय। तो ये पूरा गद्यांश लाइब्रेरी, पुस्तकालय पर जो है आधारित था, पुस्तकालय पर आधारित था। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा 25 का ये सी होगा। तो देखिए मित्रों, हम हिंदी के 25 क्वेश्चनों का अभ्यास करवाए हैं। इसके वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और परीक्षा में ज़रूर हेल्प मिलेगा। तो अगले वीडियो में हम 25 क्वेश्चन जीके से, फिर उसके अगले वीडियो में हम 25 क्वेश्चन ग्राम समाज से जो है भेजेंगे, उसका वीडियो बना करके। हाँ, धन्यवाद, शेष अगले वीडियो में।